समझना है ना। धन विधेयक, धन विधेयक होता क्या है, हम धन विधेयक कहते किसको है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो धन विधेयक का जो परिभाषा बताया गया है हमारे यहाँ, ये संविधान के अनुच्छेद 10 में बताया गया है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 10 जो है हमारा, ये धन विधेयक की परिभाषा बताता है, और संविधान का जो अनुच्छेद 109 है हमारा, ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को बताता है, ठीक है। अब जहां तक धन विधेयक का बात रह गया तो हमारे सामने सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो जाता है कि आखिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, हम ये तय करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो जहां तक धन विधेयक के परिभाषा का बात रह गया तो ये परिभाषा कहां बताया गया, संविधान के अनुच्छेद 110 में, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 110 में ये कहा गया है कि भाई 110 का जो खंड 1 है हमारा, उस खंड क से लेकर खंड च तक में जितना प्रोविजन किया गया है उसमें से कोई एक प्रोविजन या सारा का सारा प्रोविजन अगर किसी विधेयक में शामिल है हमारा तो क्या कहलाएगा, धन विधेयक, ठीक है ना। अब सबसे पहला चीज तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में प्रोविजन का क्या है, 110 का जो 1 है हमारा उसमें क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहला अगर हम प्रोविजन देखें तो सबसे पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन। सबसे पहला प्रोविजन क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन। दूसरा है इसमें भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या कोई प्रत्याभूति देना। तीसरा है भारत की संचित निधि, या आकस्मिकता निधि। की अभिरक्षा, इस निधि में धन जमा करना या धन निकालना। चौथा है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। पांचवा है किसी नए व्यय को भारत की संचित, किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना। छठा है संचित निधि या आकस्मिकता निधि। के मद में धन प्राप्त करना। देखिए अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में कोई विधेयक आता है हमारा, ठीक है ना, उस विधेयक में हम यहाँ जो प्रोविजन लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। पहला प्रोविजन क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन। कर का अधिरोपण करने का मतलब होता है कोई नया कर लगाना, वो उत्साधन करने का मतलब होता है वर्तमान कर को समाप्त करना, परिहार करने का मतलब होता है कर की राशि को कम करना,
या परिवर्तन करने का मतलब होता है कि जो टैक्सेशन है हमारा या जो टैक्स है हमारा उसमें कोई चेंज करना। यहाँ पे सबसे पहला प्रोविजन ये है, देखिए अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये हम तय कैसे करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा बताया गया है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि 1 से लेकर 6 तक में जो अगर किसी विधेयक में 1 से लेकर 6 तक में से कोई एक या सारा का सारा प्रोविजन शामिल रहे, मतलब पार्लियामेंट में कोई ऐसा विधेयक आता है, ठीक है ना, जिसमें से इसमें से कोई एक प्रोविजन या इसमें से सारा का सारा प्रोविजन शामिल रहे, ठीक है ना, तो ऐसा विधेयक जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, धन विधेयक, ठीक है ना। और पहला प्रोविजन क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार या परिवर्तन। कर का अधिरोपण कहने का मतलब कोई नया कर लगाना, मतलब कोई ऐसा विधेयक है जिसमें नया कर लगाने के संबंध में प्रोविजन हुआ है। उत्पादन कहने का मतलब वर्तमान कर को समाप्त करना, ठीक है ना। परिहार कहने का मतलब कर की राशि को कम करना और परिवर्तन कहने का मतलब जो कर है हमारा उस कर में और कोई परिवर्तन करना, ठीक है ना। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या कोई प्रत्याभूति देना। उधार लेना समझते हैं, ठीक है ना। प्रत्याभूति मतलब होता है सिक्योरिटी या गारंटी, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि सरकार अगर कोई धन उधार लेती है, उस धन को उधार लेने के लिए जो सिक्योरिटी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा उस सिक्योरिटी के संबंध में बताया गया है, या जो गारंटी दिया जा रहा है ना उस गारंटी के संबंध में बताया गया है। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ठीक है ना, मतलब इसके अभिरक्षा के संबंध में या इसमें वृद्धि के संबंध में, मतलब जो भारत का संचित निधि है या जो आकस्मिकता निधि है हमारा, ठीक है ना, इसमें वृद्धि के संबंध में कोई उपबंध हो। चौथा है इस निधि में धन जमा करना या धन निकालना, मतलब भारत के संचित निधि में अगर कोई धन हमको जमा करना है या इसमें से कोई धन हमको निकालना है। चौथा है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, मतलब भारत का जो संचित निधि है ना उस धन से धन का विनियोग करना, मतलब उस संचित निधि से धन को खर्च करना, ठीक है ना। पांचवा है किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, ठीक है ना। देखिए संचित निधि से जो राशि खर्च होता है ना मेनली दो प्रकार का होता है। एक राशि ऐसा होता है जो भारित होता है और दूसरा राशि ऐसा होता है जो भारित नहीं होता है, ठीक है ना। सरकार जो भी खर्च करती है ये सारा का सारा खर्च कहां से करती है, संचित निधि से। लेकिन जो खर्च हो रहा है ना ये खर्च दो प्रकार का होगा, एक भारित होगा और दूसरा भारित नहीं होगा। तो भारित होने का मतलब ये हुआ कि इस पर संसद में कोई मतदान नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब जिस व्यय को हम भारत के संचित निधि पर भारित घोषित कर देंगे ना उस निधि के संबंध में, ठीक है ना, संसद में कोई मतदान या कोई वोटिंग नहीं होगा। पांचवा है संचित निधि या लोक लेखा के मद में धन प्राप्त करना, मतलब संचित निधि या लोक लेखा के मद में अगर कोई धन प्राप्त करने का कोई प्रोविजन हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी शामिल हो सकता है। मतलब कोई संविधान के अनुच्छेद 110 में यह बताया गया कि भाई पार्लियामेंट में कोई ऐसा विधेयक आता है, ठीक है ना, जिस विधेयक में इसमें से कोई एक या इसमें से सारा का सारा प्रोविजन शामिल हो, तो ऐसा विधेयक क्या कहलाएगा, हमारा धन विधेयक, ठीक है ना। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 109 का बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का क्या बताया गया है, विशेष प्रक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है हमारा ये धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पुरस्तापित किया जाएगा, मतलब धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक जब भी सबसे पहले आएगा तो कहां आएगा, लोकसभा में, ये राज्यसभा में कभी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और कहा गया है कि धन विधेयक के पुरस्थापन के लिए राष्ट्रपति के सिफारिश की आवश्यकता होगी, मतलब लोकसभा में धन विधेयक को तब लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इसके लिए पूर्व अनुमति दे दिया हो या राष्ट्रपति इसके लिए सिफारिश कर दिया हो, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज कि अगर ऐसा विधेयक अगर लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, तो राज्यसभा का भूमिका क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब धन विधेयक के संबंध में अगर हम राज्यसभा की भूमिका का बात करें तो राज्यसभा का भूमिका क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 109 में, ठीक है ना, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका के बारे में बताया गया है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का भूमिका क्या होगा, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाएगा
तो लोकसभा से पारित होने के बाद इसको राज्यसभा को उसके सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। ठीक है ना। सिफारिश कहने का मतलब देखिए, यहां पे होता यह है कि जब कोई धन विधेयक हमारा लोकसभा से पारित हो गया, तो लोकसभा से पारित होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा को। इसलिए हम साधारण विधेयक में बताए थे कि जितना प्रक्रिया से होकर साधारण विधेयक हमारा लोकसभा में गुजरा है, सारा प्रक्रिया से होकर कहां गुजरेगा? राज्यसभा में। ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रक्रिया था ना, ये केवल साधारण विधेयक के संबंध में था। धन विधेयक के संबंध में ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है ना। मान लेते हैं कि जब धन विधेयक हमारा लोकसभा से पारित हो गया और लोकसभा से पारित होकर ये राज्यसभा को गया, ठीक है ना, तो राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि राज्यसभा उस धन विधेयक के संबंध में सिफारिश करे। ठीक है ना। और सिफारिशों के साथ 14 दिन के भीतर उसको लोकसभा को वापस भेज दे। ठीक है ना। यहां पे साधारण विधेयक में और धन विधेयक में दोनों सदन के शक्ति में अंतर क्या है? ठीक है ना। तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदन का शक्ति बराबर है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में जो भी पावर है किसके पास है? लोकसभा के पास। मतलब अगर हम राज्यसभा का बात करें ना, तो साधारण विधेयक पर वहां चर्चा हो सकता है। ठीक है ना। साधारण विधेयक को वहां से पारित किया जाएगा। लेकिन जहां तक धन विधेयक का सवाल रह गया, तो धन विधेयक राज्यसभा में केवल इसलिए भेजा जाता है कि वो राज्यसभा उस विधेयक पर चर्चा कर सके। मतलब राज्यसभा में उस विधेयक को पारित नहीं होना है। ठीक है ना। मतलब राज्यसभा जो है हमारा, ये धन विधेयक को पारित नहीं कर सकता है। ठीक है ना। और जिस तिथि को ये गया है राज्यसभा को, जरूरी है कि उसके 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को उसको वापस भेज दे। अगर नहीं भेजा जाएगा, मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि जब 14 दिन की अवधि के भीतर राज्यसभा जो है हमारा ये धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं भेजती है, तब ये मान लिया जाएगा कि ऐसे विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा उस रूप में पारित कर दिया गया है जिस रूप में इसको लोकसभा से राज्यसभा को भेजा गया था। मतलब अगर 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा वापस नहीं भी भेजेगी, ठीक है ना, तब भी उस विधेयक को दोनों सदन से पारित मान लिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें ना, तो राज्यसभा का भूमिका सीमित हो जाता है। हम यहां पहले बताए कि लोकसभा से ऐसे विधेयक को राज्यसभा को इसीलिए भेजा जाता है कि राज्यसभा ऐसे विधेयक पर सिफारिश कर सकती है। ठीक है ना। अब राज्यसभा अगर कोई सिफारिश करती है इस विधेयक के संबंध में, ठीक है ना, तो उस सिफारिश को स्वीकार करना या न करना किसकी मर्जी के ऊपर है? लोकसभा की मर्जी के ऊपर। मतलब लोकसभा से सिफारिश को स्वीकार करे अथवा ना करे। अगर मान लेते हैं कि भाई सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, तो यह माना जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक को उस रूप में पारित कर दिया गया है जिस रूप में इसको लोकसभा के द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है ना। और मान लेते हैं कि अगर सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है ना, तब भी उस विधेयक को पारित ही मान लिया जाएगा। मतलब वो लोकसभा की मर्जी, वो सिफारिश को स्वीकार करे अथवा ना करे। ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें ना, तो राज्यसभा का शक्ति सीमित हो जाता है। मतलब धन विधेयक के संबंध में जो भी पावर है किसके पास है? लोकसभा के पास। धन विधेयक कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में। ठीक है ना। किसके पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। ठीक है ना। ऐसा विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं आ सकता है। ठीक है ना। और राज्यसभा को ऐसे विधेयक में संशोधन करने का शक्ति नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहां से प्रश्न उठ जाता है कि आखिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? ठीक है ना। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि ऐसा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। मतलब देखिए, जहां तक धन विधेयक के प्रमाणीकरण का सवाल रह गया, तो धन विधेयक का प्रमाणीकरण कौन कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है ना। इसको ऐसे विधेयक को 2 बार प्रमाणित करना पड़ता है। पहला बार में तब जब ऐसा विधेयक लोकसभा से राज्यसभा को भेजा जाएगा, तब लोकसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करेगा कि ऐसा विधेयक हमारा धन विधेयक है। और दूसरी बार में तब करेगा जब दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है हमारा, ये 2 बार पृष्ठांकित करेगा ऐसे विधेयक के संबंध में कि ऐसा विधेयक हमारा धन विधेयक है। ठीक है ना। अब यहां पे एक सवाल उठ जाता है कि आखिर धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति का शक्ति क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 111 में बात कीजिएगा, तो संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है विधेयक के संबंध में। ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है हमारा, ये जो
जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होगा, या तो वो अनुमति देगा या अनुमति देने से मना करेगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए इसको वापस नहीं भेज सकता है। मतलब देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई धन विधेयक है हमारा, दोनों सदन से पारित हो गया, पारित होने के बाद कहां गया? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास केवल दो विकल्प है। साधारण विधेयक के संबंध में तीन विकल्प था उसके पास। साधारण विधेयक में क्या बताए थे? या तो अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन जहां तक धन विधेयक का सवाल रह गया, तो धन विधेयक के संबंध में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति के पास दो ही विकल्प है, या तो वो ऐसे विधेयक को अनुमति देगा या अनुमति देने से मना कर देगा। अगर अनुमति दे दिया तो विधेयक विधि का रूप ले लेगा, अगर अनुमति देने से मना कर दिया विधेयक वही का वही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां तक बात रह गया, अगर हम धन विधेयक का बात करते हैं, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। धन विधेयक केवल कहां प्रस्तावित हो सकता है? लोकसभा में। किसके पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के। धन विधेयक का परिभाषा कहां बताया गया? 110 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में। इसको पारित किया जाना 111 में, ठीक है ना। तो जहां तक बात रह गया कि अगर किसी विधेयक में जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसमें से कोई एक प्रोविजन या सारा का सारा प्रोविजन शामिल रहेगा, तभी उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कुछ विधेयक हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसमें इसमें से कोई एक दो प्रोविजन रहे, एक या दो या सारा प्रोविजन रहे, और इसके अतिरिक्त भी कोई प्रोविजन रहे, समझिएगा बात को। मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई ऐसा विधेयक आता है जिस विधेयक में 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, इसमें से सारा का सारा प्रोविजन रहे, या इसमें से कोई एक प्रोविजन रहे और इसके अतिरिक्त कुछ और प्रोविजन रहे, ठीक है ना। तो ऐसा विधेयक जो होगा हमारा, ये धन विधेयक नहीं कहलाएगा, बल्कि जो ऐसा विधेयक होगा हमारा, ये वित्त विधेयक कहलाएगा। मतलब अगर किसी विधेयक में इसमें से कोई एक या सारा और इसके अतिरिक्त कुछ और अगर शामिल रहेगा, तो ऐसा विधेयक क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। मतलब ऐसा विधेयक हमारा धन विधेयक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब स्पष्ट है कि धन विधेयक में इसमें से कोई एक या सारा प्रोविजन, लेकिन इतने में से हो सकता है, इससे बाहर से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कहें कि अगर इससे बाहर से कुछ हो जाता है तो ऐसे विधेयक को हम धन विधेयक नहीं कहेंगे, कहें कि ऐसा विधेयक हमारा क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हुआ, पहला सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन के पास गया, और दूसरा सदन ऐसे विधेयक को स्वीकार करने से मना कर दे। देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। जब कोई साधारण विधेयक पहला सदन से पारित हो जाता है और पहला सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन को जाता है, ठीक है ना, तो दूसरा सदन क्या करता है? ऐसे विधेयक को स्वीकार करने से मना कर देता है। या ये भी हो सकता है कि दूसरा सदन ऐसे विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित करता है जिसे पहला सदन सहमत नहीं है। या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो दूसरा सदन है, ये दूसरे सदन में ऐसा विधेयक 6 माह से अधिक से लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और वो इस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये तीनों परिस्थिति में दोनों सदन के बीच गतिरोध मान लिया जाएगा, और इस गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे भी अगर हम देखें तो ये जो प्रोविजन था ना संयुक्त बैठक वाला, ये प्रोविजन किसके संबंध में था? साधारण विधेयक के संबंध में, ठीक है ना। धन विधेयक के संबंध में अगर हम कहें तो धन विधेयक के संबंध में गतिरोध हो ही नहीं सकता है। गतिरोध इसलिए नहीं हो सकता है कि राज्यसभा के पास ये शक्ति ही नहीं है कि वो ऐसे विधेयक को अस्वीकार कर दे, ठीक है ना। साधारण विधेयक में क्या था कि भाई उस वहां पे पारित होने के लिए जा रहा था, और धन विधेयक हमारा क्या? केवल सिफारिश के लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में मतलब देखिए, धन विधेयक का जो ढांचा बनाया गया हमारे यहाँ, जो फ्रेमिंग किया गया हमारे यहाँ, उस फ्रेमिंग में ऐसा प्रोविजन ही रखा गया है कि दोनों सदन के बीच गतिरोध का कोई बात ही नहीं उठता है। हमारा संविधान जो है एक एक चीज को स्पष्ट कर देता है कि भाई क्या क्या परिस्थिति हो सकता है और उस परिस्थिति में क्या क्या निर्णय किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि लोकसभा से पारित हो गया धन विधेयक,
कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास, ठीक है ना। और राज्यसभा क्या करेगी? 14 दिन के भीतर इसको वापस भेज देगी। अगर 14 दिन के भीतर वापस नहीं भी भेजती है तब भी यह मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों के द्वारा उसी रूप में पारित हो चुका है जिस रूप में इसको लोकसभा से राज्यसभा को भेजा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ तो गतिरोध का कोई बात होता नहीं है। इसलिए जहां तक धन विधेयक का बात रह गया ना, तो धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं होता है। संयुक्त बैठक वहां होगा जहां पर दोनों का शक्ति बराबर होगा, ठीक है ना, और दोनों के बीच गतिरोध का संभावना रहेगा, ठीक है ना। धन विधेयक के संबंध में दोनों का शक्ति भी अलग अलग है, ठीक है ना। और इसका जो फ्रेमिंग इस तरह से किया गया है ना कि गतिरोध का कोई बात ही नहीं उठता है यहाँ पे, इसलिए संयुक्त बैठक वाला जो प्रोविजन है ये धन विधेयक में लागू नहीं होता है। दो विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक का जो वर्णन हुआ है कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 117 में हुआ है। अगर हम वित्त विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक का जो वर्णन हुआ है कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 117 में, ठीक है ना। अब जहां तक वित्त विधेयक का सवाल रह गया तो वित्त विधेयक में वित्त विधेयक का सबसे बड़ा विशेषता ये कि इसमें दोनों तरह के विधेयक का गुण विद्यमान होगा। मतलब इसका कुछ गुण जो होगा ये धन विधेयक के समान होगा और इसका कुछ गुण जो होगा साधारण विधेयक के समान होगा, ठीक है ना। मतलब अगर हम वित्त विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक में धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों का गुण विद्यमान होगा। अब सवाल उठ जाता है कि अगर इस गुण का अगर हम बात करें तो ये गुण है क्या, ठीक है। तो धन जहां तक सवाल रह गया कि वित्त विधेयक धन विधेयक से किस मामले में समानता रखता है, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक का विशेषता ये कि ये धन विधेयक के समान ही केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाएगा। जैसे धन विधेयक का पूरा स्थापन कहां हो रहा है? केवल लोकसभा में। उसी प्रकार से वित्त विधेयक का पूरा स्थापन कहां होगा? केवल लोकसभा में, ठीक है ना। जिस तरह से धन विधेयक को पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश का आवश्यकता पड़ रहा था हमको, उसी तरह से वित्त विधेयक के पूरा स्थापन के लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश का आवश्यकता होगा। मतलब ये दोनों मामलों में अगर हम देखें तो ये किसके समान दिखाई दे रहा है? धन विधेयक के समान। क्योंकि ये दोनों का दोनों गुण जो है ये धन विधेयक में भी मिल रहा था ना। ताकि धन विधेयक जो हम पढ़ा रहे थे उसमें ये बताए कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित होगा और धन विधेयक को पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी। और ये दोनों गुण का अगर हम बात करें तो ये दोनों गुण किसमें विद्यमान है? वित्त विधेयक में भी। मतलब वित्त विधेयक लोकसभा में ही पूरा स्थापित हो सकता है, मतलब वित्त विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं होगा, ठीक है ना। और वित्त विधेयक के पूरा स्थापन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश का आवश्यकता होगी, ठीक है। अब साधारण विधेयक से इसका समानता क्या है कि देखिए, अब जहां तक बात रह गया कि हम धन विधेयक में आपको ये बताए थे, ठीक है ना, कि धन विधेयक को पारित करने का शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होता है। समझिएगा बात, धन विधेयक को पारित करने का शक्ति किसको नहीं होता है? राज्यसभा को, ठीक है ना। जो धन विधेयक है हमारा ये राज्यसभा में केवल इसलिए भेजा जाता है कि वो उस पर विचार विमर्श करे और विचार विमर्श करके अगर आवश्यकता पड़े तो उसके संबंध में सिफारिश करे, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन साधारण विधेयक अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक को विचार विमर्श कर सकती है, साधारण विधेयक में संशोधन कर सकती है और साधारण विधेयक को पारित कर सकती है, ठीक है ना। और जहां तक वित्त विधेयक का सवाल रह गया, ठीक है ना, तो वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो प्रधानता है या लोकसभा का जो प्रमुखता है ये केवल पूरा स्थापन तक ही विद्यमान है, ठीक है ना। जैसे ही यह विधेयक पूरा स्थापित हो गया, ठीक है ना, ऐसा विधेयक जो है हमारा ये अब क्या बन जाएगा? साधारण विधेयक। मतलब जहां तक बात रह गया है कि धन विधेयक जब लोकसभा में पूरा स्थापित हो गया, ठीक है ना, तो पूरा स्थापन के बाद क्या बन जाएगा? साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक में जितना शक्ति राज्यसभा के पास है सारा शक्ति राज्यसभा को मिल जाएगा। जैसे साधारण विधेयक में वो संशोधन कर सकती है, साधारण विधेयक को वो अस्वीकार कर सकती है ना। साधारण विधेयक वहां लंबित हो सकता है,
ठीक है ना, साधारण विधेयक को पारित कर सकती है। मतलब जितना शक्ति साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास है, वित्त विधेयक के संबंध में भी सेम शक्ति मिल जाएगा। इसलिए आपका जो वित्त विधेयक है ये धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के समान है। मतलब इसमें कुछ गुण धन विधेयक से भी मिलेगा और कुछ गुण साधारण विधेयक से भी। पूरा स्थापन के समय जो व्यवहार होगा इसके साथ धन विधेयक के समान, और पूरा स्थापन के बाद जो व्यवहार होगा इसके साथ साधारण विधेयक के समान। इसलिए दोनों में समानता रखता है। ठीक है ना। अब सवाल उठ जाता है कि आखिर वित्त विधेयक कहते हैं किसको है। ठीक है ना। तो एक अगर हम ओवरऑल बात करें तो वित्त विधेयक में दो प्रकार हो सकता है। ठीक है ना। एक वित्त विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 117(1) में आता है, और दूसरा वित्त विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 117(3) में आता है। वित्त विधेयक रियल आपका यही है 117(1) वाला। ठीक है ना। और इसी जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं ना, ये सारा प्रक्रिया इसी को लागू होता है 117(1) वाला। मतलब अगर हम वित्त विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक का वर्णन कहां हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 117(1) में। ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज 117(1) में प्रोविजन क्या है। इसे यहां पे यह कहा गया कि यदि किसी विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 में उल्लेखित कोई एक विषय अथवा सभी विषय एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विषय शामिल हो। इससे पहले भी हम बताए कि संविधान के अनुच्छेद 110 में जितना प्रोविजन हम बताए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, ठीक है ना, इस प्रोविजन में से कोई एक प्रोविजन अथवा सारा प्रोविजन शामिल रहे और इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रोविजन भी शामिल रहे। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे उसमें क्या प्रोविजन था, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन। ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक विधेयक आ रहा है जिस विधेयक में नया कर के संबंध में वर्णन किया गया है। मतलब इस विधेयक में नया कर लगाना है, तो कर का अधिरोपण किस प्रकार का विधेयक होगा, धन विधेयक। कहीं के अधिरोपण का बात कहां है, धन विधेयक में। ठीक है ना। तो अब वहां पे कर, जो नया कर हमारा लगाया जा रहा है, इस नया कर के साथ साथ, ठीक है ना, कुछ अन्य प्रावधान भी शामिल है। जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक उपकर के बारे में भी बताया गया है। ये कहा गया है कि एक विधेयक लाना है हमको, ठीक है ना, जहां पे एक उदाहरण देते हैं, जहां पे सरकार एक ऐसा विधेयक लेके आए लोकसभा में, ठीक है ना, इस विधेयक में ये प्रोविजन हो कि कोचिंग संस्थान पर 10% के हिसाब से, ठीक है ना, भाई कर लगेगा। इसको हम कोचिंग कर कहेंगे। एक उदाहरण दे रहे समझने के लिए, हम सरकार लोकसभा में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत हो जिस विधेयक में यह प्रोविजन हो कि कोचिंग संस्थान को 10% के दर से, ठीक है ना, कोचिंग कर देना होगा, कोचिंग शुल्क देना होगा। ठीक है ना। और उसी में यह प्रोविजन भी हो कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान को 2% के दर से, ठीक है ना, शिक्षा के लिए किसी प्रकार के लिए कोई उपकर देना होगा। मतलब यह कहा जा रहा है कि 10% के दर से आपको कर देना है और 2% के हिसाब से आपको उपकर देना है एजुकेशन के लिए। ठीक है ना। अब जहां तक बात रह गया 110 में जो हम बताए तो कर के लिए था, उपकर के बारे में वहां कोई प्रोविजन नहीं हुआ था, तो उपकर वहां से अलग हो गया, नहीं अलग हो गया। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 110 में जो हम परिभाषा बताए उसमें हम केवल कर का अधिरोपण बताए, उपकर के बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे। तो उपकर यहां पर नया चीज जुड़ गया, इसलिए ऐसा विधेयक हमारा क्या कहलाएगा, वित्त विधेयक। ये धन विधेयक नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें कर भी लगाना है, ठीक है ना, और कर के साथ साथ उपकर भी लगाना है। तो जहां पे उससे हट के कोई और प्रावधान शामिल हो गया, क्या बन जाएगा, वित्त विधेयक। नहीं समझ में आया? पैसा का ही बात है, मतलब पैसा से ही रिलेटेड रहेगा ना। हाँ, वित्त है तो फाइनेंशियल रहेगा, नाम से नहीं लग रहा है। संविधान के अनुच्छेद किसमें आता है, 117(1) में। ठीक है। यहाँ पे जो वित्त विधेयक होता है हमारा, ये वित्त विधेयक धन विधेयक के समान भी होता है और धन विधेयक को छोड़ के साधारण विधेयक के समान भी। ये जब पूरा स्थापित होता है तो किसके समान रहता है, धन विधेयक के समान। और जब पूरा स्थापित हो जाता है तो कैसा बन जाता है, साधारण विधेयक। मतलब जो नहीं कहते हैं कि रंग बदलता है, बस वही वाला चीज है। ठीक है ना। तो इसका विशेषता आपको दोनों से मिल रहा है।
धन विधेयक से भी और वित्त विधेयक से भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 117(3) को पढ़िएगा। 117(3) में कहा गया है कि यदि किसी विधेयक के पारित होने से, ठीक है ना, भारत की संचित निधि में से धन व्यय करना पड़ेगा, भारत की संचित निधि में से धन व्यय करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन संसद का कोई सदन इस विधेयक को तब तक पारित नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति उसको ऐसा करने के लिए ना कहेगा। मतलब अगर किसी विधेयक को पारित होने से भारत की संचित निधि में से धन खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऐसा विधेयक भी हमारा वित्त विधेयक ही होगा। लेकिन बस फर्क ये है कि ऐसे विधेयक को संसद के किसी भी सदन के द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति उसको ऐसा करने का सिफारिश नहीं करेगा। इसे पारित, हम नॉर्मल साधारण में बताए थे, तो साधारण में पारित करने में कहां राष्ट्रपति का सिफारिश हो रहा था, नहीं हो रहा था। धन विधेयक पारित हुआ लोकसभा में, तो पारित होने में सिफारिश नहीं हो रहा था। यहाँ पे सिफारिश है कि यहाँ पे जब तक सिफारिश नहीं करेगा राष्ट्रपति, दोनों में से कोई सदन इस पर विचार नहीं करेगा। मतलब राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही दोनों सदन इस पर विचार करेगा। लेकिन बस जरूरी होना चाहिए कि ऐसे विधेयक को पारित होने से भारत की संचित निधि में से धन हमको खर्च करना पड़ेगा। ये दोनों में से कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इसको पारित या इस पर विचार विमर्श तब तक नहीं करना है जब तक राष्ट्रपति उसको ऐसा करने के लिए ना कहे। कहो तीसरा महीना वाला सिफारिश पूर्व अनुमति से पैसा निकाल, जैसे एक उदाहरण देते हैं, दो चीजें यहाँ पे, हम क्लास ले रहे हैं, आपको प्यास लग गया, ठीक है ना, आप अनुमति ली हमसे, सर पानी पीने जाएं, आप हम अनुमति दिए, आप गए पानी पी के आए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप हमसे पूछे नहीं, चले गए, ठीक है ना, और आए तो सर कहीं डांटे नहीं, इसलिए बता दिए सर पानी पिए गए। फर्क नहीं हुआ दोनों में, यही फर्क है धन विधेयक में, वित्त विधेयक में, दोनों में फर्क यही है। 17(1) में या 3 में फर्क यही है। मतलब पूरा प्रस्तुत करना कि भैया हम ऐसा को विधेयक लाना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी हमें को विधेयक लावे लगी चाहिए का कहो, ठीक है ना, हाँ लाइयो कि ना, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का दिया अच्छा जो ले आ, मने ले आ, मने चल प्रस्तुत कर दे, ठीक है ना, ये हुआ 117 का एक हुआ, ठीक है ना। अब 3 ये हुआ कि हम बिना पूछने ले आए, लेकिन ले आए हैं जरूर, लेकिन अभी पारित कैसे होगा, उन्हें पारित होना चाहिए, विचार विमर्श होगा, पारित होगा। अब वो ला के अब खाली रख ले हैं, ले आए बिना अनुमति के, लेकिन रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आशा देख रहे हैं कि कहेंगे तो ना पारित करेंगे, ठीक है ना, कहेंगे तो ना विचार विमर्श करेंगे, ठीक है ना। तो ले आए बिना अनुमति का, लेकिन उस पर विचार विमर्श तब करेंगे जब वहां से हमको अनुमति मिल जाएगा। ये फर्क है दोनों में। सर इसको लास्ट में से कॉल करेगा कि ये भी डेट है, जैसे उसमें लोकसभा का शायद बता रहे थे कि धन विधेयक है, उनका लास्ट फैसला विधेयक में जो अंकित प्रावधान है वो प्रावधान बताता है कि क्या है, जब आदमी सवाल करता है जो प्रावधान है, प्रावधान में तय करेगा कि क्या है। बट विवाद हो जाता है कि ये कोई बोल रहा है कि सभा में तो अब बोले से कुछ होता है, पैसा के आधार पर छट जाएगा ना।